नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने यूरोपियन कंपनी का जो सेटलमेंट था इंडिया में देख लिया है। कल हम लोग 18 सेंचुरी के जो भी छोटे छोटे राज्य थे, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, नवाब हो गया, नवाब मतलब हैदराबाद का, तो इन सारे स्टेट का हमने देख लिया है। और आज हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह किस तरीके से भारत में अपना एक्सपेंशन करती है और एक व्यापार करने वाली कंपनी किस तरीके से भारत में रूल करने लगती है। तो इन सब चीज़ों को आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि करंट के बारे में, और जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के बारे में कुछ बात हो रहा था ग्रुप में, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम वीडियो के लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर देंगे इन दोनों टॉपिक पे। तो आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। देखिए, आज हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह अपना भारत में विस्तार कैसे कर रही है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है, जैसे कल के वीडियो में हमने देखा, जैसे मानते हैं ये भारत का मैप हो गया, मैप उतना सही नहीं है फिर भी, यहाँ पे हम देखते हैं मैसूर है, इसके ऊपर देखते हैं मराठा है, यहाँ पे देखते हैं सिंध है, और यहाँ पे नीचे में कर्नाटक है। नीचे में चले जाइए थोड़ा सा, तो सॉरी नीचे नहीं जाना है, यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा मद्रास है, नीचे में थोड़ा सा केरल है, यहाँ पे केरल का ट्रावनकोर है, वो भी एक राज्य है, छोटा राज्य है। ऊपर में आ जाइए, यहाँ पे आपको बंगाल मिलेगा और यहाँ पे आपको अवध मिलेगा। देखिए इतने छोटे छोटे राज्य हैं इस समय। यहाँ पे एक पंजाब भी है आपको, ठीक है। और अगर बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक दिल्ली है। दिल्ली का जो सत्ता था, जो मुगलिया सल्तनत थी, वो अब कमज़ोर हो गई है, तो दिल्ली भी यहाँ पे अब इसकी मतलब टेरिटरी जो कहेंगे वो सिकुड़ रही है, ठीक है। तो इतने सारे इस समय राज्य हैं और किसी भी राज्य का किसी भी राज्य से बनती नहीं है। सब लोग अपना अपना विस्तार चाह रहे हैं, सबको एक दूसरे से लड़ाई है और सबको दिल्ली से भी लड़ाई है। और इसी बीच में हम देखेंगे तो इसी बीच में पुर्तगाल है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, कहीं कहीं डच मिलेंगे, तो ये चारों इसी में है। अब देखिए इसमें भारत का जो कंडीशन है, कितने छोटे छोटे ग्रुप में लोग बटे हुए हैं और कितने स्टेट हैं और कितने विदेशी कंपनियां, और इन सब के बीच में प्रतिद्वंदिता है, सबके बीच में लड़ाई है। अब मुझे लग रहा है कि आपने चीज़ों को समझ लिया है कि अब लड़ाई क्यों होगी, युद्ध क्यों होगा। कारण है सबको व्यापार चाहिए, सबको साम्राज्य चाहिए, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन लड़ाई सब करेंगे। तो अब देखिए होता क्या है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अब जीत जाएगी। कैसे जीतेगी वही हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के कारण है कि इसके पास जो मिलिट्री पावर है और टेक्नोलॉजी है, यह बहुत अभी अच्छा हो गया है। हमने जब पुर्तगाल पढ़ा था शुरुआत में, फर्स्ट वीडियो में, तो हमने देखा था कि पुर्तगाल उसमें बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि वह समुद्र पे अपना शासन कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है। लेकिन आने वाले दिन में वो कमज़ोर होते हैं और इस समय देखेंगे कि पुर्तगाल का तो अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मिलिट्री पावर है और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसका कारण आगे भी देखेंगे क्या कारण है, लेकिन अभी इतना समझिए कि मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी में आगे हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इसमें तोप है, अच्छे अच्छे बंदूक आ गई है, जो बाकी किसी और के पास नहीं है। तो लड़ने के लिए जिसके पास तोप है, बंदूक है, और बाकी जो ट्रेडिशनल तरीके से अपने बारूद से लड़ रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं राजनीतिक कारण क्या है। तो मैंने जो ऊपर में आपको बताया कि इतने सारे सत्ता के केंद्र हो गए हैं और सबको एक दूसरे से बनती नहीं है, सब एक दूसरे से ही लड़ते हैं, और यही कारण है, मतलब एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, नेशनलिज्म कह सकते हैं, कि हम जो भी स्टेट हैं सब भारत में हैं, इनको एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। अगर अंग्रेज़ मराठा से लड़ रहे हैं तो सिर्फ
इनकी लड़ाई मराठा से हो रही है, बगल में मैसूर वाला बैठ के देख रहा है। अगर लड़ाई बंगाल से हो रही है तो सिर्फ बंगाल में लड़ाई, बंगाल और इंग्लिश की लड़ाई हो रही है, बगल में जो अवध वाला है ये बैठ के देख रहा है, मतलब किसी की मदद कोई नहीं कर रहा है। ये भी सबसे बड़ा रीज़न था। तो ये पॉलिटिकल कारण था, इसके चलते अंग्रेज जीत जाते हैं। दूसरा कारण देखेंगे, आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण ये है कि देखिए इंग्लैंड में उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो हमने पहला वीडियो में देखा था, जब हमने पुर्तगाल पढ़ रहा था तो उसमें हमने बताया था कि यूरोप में रेनेसा आ गया है, और जब रेनेसा आता है तो साथ में कमर्शलिज्म की एक पॉलिसी आती है जो कहता है कि आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितना आपको प्रॉफिट होगा उतना ही आपके पास बुलियन होगा। बुलियन इन द सेंस सोना और चांदी, और इसी से आपकी मतलब ताकत आकी जाएगी कि आप कितने रईस हैं। तो ट्रेड इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा है, तो ट्रेड जब इसका ज़्यादा है तो बुलियन भी इसके पास ज़्यादा है, तो सबसे मजबूत कंपनी बन गई है ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कारण तो हर चीज़ में ज़रूरी है। आज भी देख लीजिए, जिस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी है वह सबसे ताकतवर माना जाता है। तो पैसा बोलता है, ये तो बात सही है। और आगे कारण देखते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में देखेंगे तो भारत में हर वर्ग एक दूसरे से बटा हुआ है। यहाँ पे आपस में कोई वर्ग किसी को अपने में लगाता नहीं है, जैसे छुआछूत है, ये पिछले वीडियो में मैंने देखा था। नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अवध अपने आप को स्वतंत्र मानता है, मराठा अपने आप को मानता है, मैसूर अपने आप को मानता है। ये सारे ये नहीं मानते हैं कि हम भारत के पार्ट हैं, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं। एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप देखते हैं, आज देखिए जैसे मिलिट्री है, इंडिया का आर्मी है, तो यह अपने तिरंगे के लिए, यह अपने तिरंगे के लिए और यह अपने नेशन के लिए मर पड़ती है, क्योंकि एक नेशनलिज्म की फीलिंग इसमें है। लेकिन उस समय का जो आर्मी है भारत का, जो नवाब के आर्मी थे, बंगाल के आर्मी थे, उनमें एक फीलिंग नहीं थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मतलब सेना है, वो अपने फ्लैग के लिए और अपने नेशन के लिए उनके पास नेशनलिज्म की फीलिंग थी। तो वो जब लड़ाई लड़ते थे तो एक मतलब स्ट्रेटजी के साथ लड़ते थे, उनमें एक जुनून था, जोश था, जो कि जो नवाब के आर्मी थे या बंगाल की आर्मी थे, इनके पास ये जोश और जुनून नहीं होता था। और देखिए आर्मी जो लड़ती है ना, उसमें जोश और जुनून का बहुत इंपॉर्टेंस है। ताकत कितना ये मायने नहीं रखता, आप में जुनून कितना ये मायने रखता है, ठीक है। तो अब इसी सब कंडीशन में हम देखते हैं कि इस फिगर को आप देखिए और देखिए, सब ट्रेड करना चाहते हैं। और इसी कंडीशन में देखिए अंग्रेज़ कितने स्मार्ट हैं कि ये पहले बंगाल पे अटैक नहीं करेंगे। इनको पता है बंगाल का जो शासक है मजबूत है, यहाँ पे हम हार सकते हैं, तो ये सबसे पहले अटैक करेंगे कर्नाटक पे, ठीक है। एक तो मद्रास में इनका मतलब बना लिए अपना कंपनी की रेबंदी कर लिए हैं, तो यहाँ पे तो इनका एक हेडक्वार्टर बन गया है। बगल में है कर्नाटक, तो इनको लड़ाई करना यहाँ पे आसान है, तो यह अपना स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। और कर्नाटक में जो है नवाब जो है बहुत कमज़ोर है, इसलिए इनका पहला अटैक आप देखेंगे कर्नाटक में होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध होता है। और आपसे एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि फर्स्ट कर्नाटक वार कब हुआ, 1746 से 48 तक हुआ। आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बुक में लिखा होगा फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वार। कर्नाटक और कर्नाटिक दोनों लिखा जाता है, एंग्लो भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होंगे। कर्नाटक वार कहिए या एंग्लो कर्नाटिक वार कहिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। आप डेट याद रखेंगे, यह डेट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, आप ध्यान देंगे वहाँ पे। अब देखिए पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ, इसका कारण क्या था। तो देखिए युद्ध लड़ा जा रहा है भारत में, लेकिन इसका जो कारण है ना, विदेशी कारण है। एक ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में,
यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे फ्रेंच भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये दोनों इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन दोनों की जो वहाँ की लड़ाई है ना, ऑस्ट्रिया की जो लड़ाई है, यहाँ पे आके इंडिया में आके लड़ी जाएगी। जैसे नहीं होता है कि आप घर से निकल रहे हैं, कोई कुछ बोल दिया, अब खुन्नस आपको घर का है, लेकिन गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, उससे बकझक हो गया तो सारा गुस्सा आप वहाँ उतार देते हैं। तो यही कंडीशन इसमें हो रहा है। जो हालात है वो यूरोप का है, लेकिन लड़ाई हो रहा है इंडिया में। तो इसका कारण कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट कर्नाटक वार का जो वार हुआ उसका कारण क्या था। तो आंसर आप मारेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। बाकी जो यह डिटेल पॉइंट है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह सब चीज़ पढ़ना है, या मॉडर्न हिस्ट्री में बस इतना ही पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार से भारत में लड़ाई होती है और फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के बीच में होती है। अगर हम देखें तो अंग्रेज़ जो थे, इंग्लिश कंपनी थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बर्नेट, ठीक है। और फ्रेंच जो कंपनी है इसका नेतृत्व कर रहा था डुप्ले। और लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि डुप्ले बहुत ही ताकतवर एक सेनापति है और डुप्ले यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब लड़ाई लड़ेगा। देखिए अब आगे देखिए डुप्ले का काम क्या 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 होता है। शुरुआत में जब लड़ाई स्टार्ट हुआ तब देखते हैं कि फ्रांसीसी काफ़ी मतलब अच्छा इनका लीड ले रहे थे। डुप्ले बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा और लास्ट तक अंग्रेज़ों के आत्मसमर्पण करवा दिया, मतलब इनको हरा दिया और अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। और इस बंदी बनाने में डुप्ले जीत गया इसमें, मतलब फ्रेंच जीत गया इसमें। और जब फ्रेंच बंदी बनाए अंग्रेज़ों को, तो उस बंदी बनाने वालों में बहुत सारे सेना थे। उसमें एक था लॉर्ड क्लाइव, जो आगे चल के गवर्नर बनेगा। और लॉर्ड क्लाइव उस समय युद्ध बंदी बनाया गया था। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन बंदी बनाया गया था। तो लॉर्ड क्लाइव बनाया गया था बंदी। और डुप्ले ने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा और अंग्रेज़ों को हरा दिया। लास्ट में देखिए अंग्रेज़ों की यही पॉलिसी थी कि जहाँ ये हारते थे तुरंत संधि कर लेते थे, जहाँ जीतते थे वहाँ जीत कर संधि कर लेते थे, लेकिन जहाँ हारते थे वहाँ हार के तुरंत संधि कर लेते थे। मतलब ये लड़ाई को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते थे, संधि तुरंत कर लेते थे और संधि करके फिर लड़ लेते थे। मतलब सामने वालों को लगता था कि अब संधि हो गया, ट्रीटी हो गया, तब ये नहीं लड़ेगा, लेकिन फिर अपना धुन में रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, परिणाम देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंच जीत जाते हैं, लेकिन संधि हुआ। यह संधि का नाम हमेशा आपसे पूछा जाता है और यह आप याद रखेंगे, एक्स ला सापेल, यह संधि का नाम है और यह आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का बात करें तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार यूरोप में जो चल रहा था उसी के तहत भारत में लड़ा गया। अंग्रेज़, हालांकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेज़ का सेनापति कौन था? डुप्ले इसमें सेनापति, डुप्ले फ्रेंच की तरफ से सेनापति का नेतृत्व कर रहा था, सेना का नेतृत्व कर रहा था, यह पूछा जाता है। और लॉर्ड क्लाइव को बंदी बनाया और फ्रेंच इसमें जीत जाते हैं। और लास्ट में देखते हैं तो एक्स लापेल की जो ट्रीटी होती है, इससे यह संधि होती है, उसका युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि डुप्ले जीत गया है, उसको कोई ज़मीन नहीं मिला है। मतलब जो जहाँ पे था पहले की, इस संधि में यही हुआ, ट्रीटी में यही हुआ कि जो जहाँ तक पहले था वही ज़मीन कायम रहेगा। तो डुप्ले को लगता है, फ्रेंच वालों को लगता है कि जैसे यहाँ पे इधर इंग्लिश थे, इधर फ्रेंच थे, तो फ्रेंच तो जीते थे इसमें, तो फ्रेंच को लगता था कि हमको इधर आना है। तो अब दोनों के अंदर में खुन्नस है और इंग्लिश को लगता था कि हम जो संधि किए हैं तो दबाव में आकर किए हैं, कमज़ोर होकर किए हैं। तो ये बदले की रणनीति से अब सोच रहे थे और ये तो सोच रहे थे कि अब एक बार हम जीत गए तो फिर दोबारा हमको जीतना ही है। यही खुन्नस में, और ऑस्ट्रिया में तो युद्ध चल ही रहा है,
लेकिन एक नया इन लोगों को ऑक्सीजन का काम किया कर्नाटक में, जो हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में फिर युद्ध हो जाता है। अब देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध फिर हो जाता है। देखिए थोड़ा सा युद्ध है और बहुत फैक्चुअल डिटेल है, आप सुन लीजिए, मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे आपको पॉइंट आउट ज़्यादा करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो यहाँ पे देखते हैं हैदराबाद और दूसरा देखते हैं, देखिए हैदराबाद का एक राजा है, हैदराबाद और कर्नाटक है, ठीक है। हैदराबाद का जो राजा है इसका नाम है आसफ शाह। देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कहानी की तरह बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। यह मर जाता है तो इसका दो उत्तराधिकारी बनते हैं, एक का नाम है मुजफ्फर जंग, दूसरा का नाम है नासिर जंग। जब आसफ शाह मर जाता है तो उसके बाद देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध होता है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में। सेम इसी तरह कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और कर्नाटक में एक तरफ है आपको अनवरुद्दीन और दूसरा है आपको चंदा साहिब। और ये कोई भाई भाई नहीं है, एक साला है एक जीजा है, ये दोनों। देखिए सत्ता संघर्ष में साले जीजा का भी कोई मतलब संबंध नहीं होता है। आगे हम और रिलेशन को देखेंगे, क्योंकि सत्ता में ये सब चलता है, जो गलत है लेकिन चलता है, क्या करिएगा। तो हम देखते हैं मुजफ्फर जंग और नासिर शाह हैदराबाद में लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, और अनवरुद्दीन और चंदा साहिब कर्नाटक में लड़ रहे हैं सत्ता के लिए। अब देखिए यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाता है। ईस्ट इंडिया क्या करेगी कि वह समर्थन देगी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया किसको समर्थन देगी, ईस्ट इंडिया समर्थन देगी नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको समर्थन देगी और फ्रेंच, बाकी जो बचा बाकी जो दो लोग बचे इनको फ्रेंच समर्थन देगा। तो ये देगा मुजफ्फर जंग को और दूसरा है चंदा साहिब। अब आप देखिए इसको फ्रेंच दे रहे हैं समर्थन, इसको इंग्लैंड वाले दे रहे हैं, नासिर जंग को इंग्लैंड वाले दे रहे हैं और इसको फ्रेंच कंपनी दे रही है। अब जो सत्ता का संघर्ष है इन दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं दोनों कंपनियों के बीच का संघर्ष बन गया कि नहीं। अब यही संघर्ष, जो सत्ता का संघर्ष था हैदराबाद और कर्नाटक में, वह संघर्ष अब बन गया किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई होता है और फिर डुप्ले रहता है। देखिए हम बताए थे पहले ही, ये दोनों लड़ाई के लिए और खोज रहे हैं और मिल जाता है हैदराबाद और कर्नाटक से। इसमें देखते हैं तो फ्रेंच की जो कंपनी है इसमें लड़ता है डुप्ले, और बहुत बेहतरीन सेनापति था डुप्ले बहुत अच्छे तरीके से लड़ता है, युद्ध में जीतते रहता है। तभी अचानक इसको फ्रांस से बुलावा आ जाता है और इसके जगह पे काउंट लाली नेतृत्व करता है, यह बनता है आपको सेनापति। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति है यह है लॉर्ड क्लाइव, जिसको मैंने पहले बताया था कि इसको बंदी बनाया था डुप्ले ने। तो लॉर्ड क्लाइव सेनापति बनता है और यह इसका नेतृत्व करता है। तो देखिए लॉर्ड क्लाइव बहुत जोश के साथ लड़ रहा है, क्योंकि इसको खुन्नस है, यह युद्ध बंदी बनाया गया है, तो यह बहुत जोश और जुनून के साथ लड़ रहा है। तो देखिए मैंने ऊपर भी कहा था कि जुनून बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है कि लहू तो सबके रगों में दौड़ता है, लेकिन सफलता उनको मिलती है जिनके रगों में लहू नहीं, जुनून दौड़ता है। तो जुनून बहुत ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड क्लाइव जो युद्ध बंदी बनाएगा तो सेनापति बनता है, और बीच युद्ध में डुप्ले को हटा के
काउंट राली को सेनापति बना दिया जाता है। और यह जो स्टेप है फ्रेंच को बहुत मतलब घातक पड़ा और यहीं पे फ्रेंच कमज़ोर हो गए और यहाँ पे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस युद्ध में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, मतलब ज़्यादा लीड नहीं मिलता उसको, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी है। और लास्ट में देखते हैं 1756 में अगर हम देखें तो 1756 में एक पांडिचेरी की संधि होती है और इस संधि में भी वही होता है कि जो जहाँ तक था पहले की स्थिति में ही रहेगा। इनका लड़ाई हमेशा चलता है और संधि भी हमेशा होता है। दो लड़ाई हो गया, लेकिन ये दोनों जो कंपनी है दोनों कंपनी मानने वाला है नहीं, इनका एक और लड़ाई होगा और यह जो लड़ाई होगा ये फाइनल लड़ाई होगा। देखिए ये बहुत थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल रहा होगा, लेकिन उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे इसको बता दूंगा इसमें रटना आपको क्या है, किस पे ध्यान देना है। तो ये हो गया, कहाँ पे हम लोग थे, हाँ द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया। 1756 में पांडिचेरी की संधि हो जाती है और इसी टाइम में आप देखेंगे एक सेंट थोमे का युद्ध होगा। कभी कभी एग्ज़ाम में ना, देखिए ये छोटा टॉपिक है लेकिन कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि जब चल रहा है सेकेंड कर्नाटक युद्ध चल रहा है, इसी टाइम में एक सेंट थोमे का युद्ध होगा 1749 में। और यह इम्पोर्टेंट किस लिए है, इसका एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। यह फ्रेंच वर्सेस कर्नाटक के बीच में होगा। कर्नाटक के जो नवाब है अनवरुद्दीन, इसके बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। और कहा जाता है कि यह पहला युद्ध था, यह पहला युद्ध था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने किसी भारतीय शासक से जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी मत कहिए, यहाँ पे यूरोपीय कंपनी कह दीजिए। देखिए यूरोपीय कंपनी अभी डायरेक्ट वार किसी के साथ नहीं कर रहा है। पहले तो हम देखे थे कि मुग़लों के साथ ये मुग़लों को खुश करके अपना व्यापार कर रहे हैं। जब मुग़ल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं तो यह षड्यंत्र कर रहे हैं उनके पास, मतलब डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे हैं, यह इनडायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यह पहला लड़ाई होगा सेंट थोमे का युद्ध जिसमें किसी भी यूरोपीय कंपनी द्वारा, और पहला यूरोपीय कंपनी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक का अनवरुद्दीन एक बहुत कमज़ोर शासक रहता है, उससे लड़ाई लड़ता है। और सेंट थोमे जगह का नाम है, यहीं पे लड़ाई होता है 1749 में, इसीलिए इसका सेंट थोमे का युद्ध निकालता है 1749 में। और एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि पहला युद्ध कौन था जिसमें किसी यूरोपीय कंपनी ने डायरेक्ट लड़ा था, तो आप इसे भी थोड़ा याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम थर्ड कर्नाटक वार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हुआ है। तो इसका जो कारण है, इसका भी कारण वही है, यूरोप में जो चल रहा है। देखिए 56 से 63 ये लगभग 7 साल का डिफरेंस है। और इससे देखेंगे तो इसको 7 ईयर वार कहा जाता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध अगर पूछा जाए तो आप मारेंगे थर्ड कर्नाटक वार को कहा जाता है। यूरोप में जो चल रहा है लड़ाई, उसी का यहाँ पे रिएक्शन दिखता है और 7 साल तक यहाँ भी लड़ाई चलता है। और इसमें हम देखेंगे कि फ्रेंच का जो सेनापति है इसका नाम है काउंट लाली, और इंग्लिश जो सेनापति है इसका नाम है आयरकुट। इन दोनों के बीच में ये दोनों सेनापति हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है। और इस लड़ाई में हम देखते हैं कि यह लड़ाई ख़त्म होता है 1763 में, लेकिन 63 के पहले एक छोटी सी और घटना हो जाती है। अगर हम इसको देख लें, 1760 में एक घटना हो जाती है और 1760 में होता है वांडीवास।
वांडीवास कहाँ जगह है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक जगह है, यहाँ पे युद्ध होता है। और यह युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो यह युद्ध होता है आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, इन दोनों के बीच होता है। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और फ्रेंच यहाँ पे हार जाते हैं। और 1760 में जब फ्रेंच हार जाते हैं तो उसके बाद ये 7 वर्ष का जो युद्ध है 1763 तक आते आते फ्रेंच काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं और इंग्लिश काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो 1763 में आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जो ट्रीटी होता है, इस ट्रीटी का नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि होता है 1763 में। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, यह टॉपिक बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा और है भी। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है डिटेल में आपको। देखिए, तो समझने का चीज़ है, इसमें तो कुछ नहीं रटना है। फर्स्ट कर्नाटक वार में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि यह हो रहा है 1746 से 48 में। कारण इसका क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार है और यहाँ पे गवर्नर है डुप्ले। और जो ट्रीटी है, यह ट्रीटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सला सापेल जो ट्रीटी है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट कर्नाटक वार जो हुआ था उसके बाद जो ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी का नाम क्या था? एक्सलापेल। ठीक है, दूसरा कर्नाटक वार का युद्ध बात करें तो ये सब जो कहानी था ये आपको ध्यान नहीं देना है। आप बस याद रखेंगे कि फ्रेंच से डुप्ले था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ से क्लाइव था। और इसमें जो ट्रीटी होता है, इस ट्रीटी का नाम है पांडिचेरी की संधि। और थर्ड कर्नाटक वार में आप याद रखेंगे कि ये सेंट थोमे वाला याद रखेंगे, 1749 में होता है। और थर्ड कर्नाटक वार में आप याद रखेंगे कि इसमें जो ट्रीटी होता है, इसके ट्रीटी का नाम है पेरिस की संधि। मतलब आप 3 चीज़ इसमें याद रखेंगे, एक तो है एक्सलापेल, दूसरा है पांडिचेरी, तीसरा है पेरिस। ठीक है, ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे। ट्रीटी यहीं पूछा जाता है और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तीनों का ट्रीटी याद रखेंगे, बाकी और कुछ ना याद रहे तो कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब अंग्रेज़ कर्नाटक में तो अपना शासन बना लिए हैं। वहाँ पे कर्नाटक और जो मद्रास एरिया है उधर में इनका शासन हो गया बढ़िया से। अब ये बंगाल में अपना प्रसार करते हैं। अब देखिए, बंगाल में प्रसार करते हैं, क्या कारण है और बंगाल की थोड़ा स्थिति देखते हैं हम। बंगाल की जो स्थिति है, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी है, कुछ क्षेत्र में बंगाल का जो नवाब है वो है। और बंगाल का जो नवाब की हम बात करें तो बंगाल का जो नवाब है, अगर हम इसकी बात करें तो यह कभी कभी जो मुग़ल राजा है दिल्ली में, कमज़ोर तो हो गया है मुग़ल, लेकिन इससे कभी कभी इसको झड़प हो जा रही है। तो इसका संबंध मुग़लों से भी अच्छा नहीं है। इसके बगल में अवध है, अवध से भी इसको संबंध अच्छा नहीं है। और नीचे में देखते हैं तो हैदराबाद वगैरह है, इससे भी इसको संबंध अच्छा नहीं है। मतलब अगर हम देखें, बंगाल का जो नवाब है इसका संबंध किसी से अच्छा नहीं है और मुग़ल से भी अच्छा नहीं है। अगर वहीं दूसरी बात देखें तो यहाँ पे कुछ राजा हुए हैं, जैसे हमने कल भी बताया था कि मुर्शीद कुली खां है, मुर्शीद कुली खां राजा हुए। फिर सुजाउद्दीन होता है, उसके बाद फिर अलीवर्दी खां होता है। तो यह देखिए बहुत ताकतवर राजा है ये तीनों। और ये तीनों जब तक ताकतवर हैं तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर है। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत हो रही है और जो बंगाल का शासन है ये धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। अब जो राजा बनेगा वो बनेगा सिराजुद्दौला। अब राजा बनेगा सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला भी कमज़ोर नहीं है, सिराजुद्दौला भी मजबूत शासक है, लेकिन इसको षड्यंत्र के साथ हराया जाएगा। अब देखिए षड्यंत्र क्या क्या कंडीशन होती है। बंगाल जो है उस समय, अगर हम बंगाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत उपजाऊ ज़मीन है, एग्रीकल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह बहुत ही कमज़ोर है। जैसा कि मैंने बताया कि नवाब का किसी से पटता नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो नवाब है इसकी जो राज दरबार में, और राज दरबार क्या इसके घर में कहिए तो नवाब के घर में ही बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और षड्यंत्र कोई और नहीं कर रहा है बल्कि इसकी जो मौसी है उसका नाम है घसीटी बेगम, ये इसकी मौसी है और यही षड्यंत्र कर रही है। ठीक है, दूसरे तरफ हम देखते हैं तो जो भी शहर के बड़े बड़े बैंकर हैं, जो भी पैसे वाले लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, व्यापारी हैं या ज़मींदार हैं, अधिकारी हैं, ये सब एक षड्यंत्र कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि अपने मन मुताबिक राजा को बैठाया जाए। तो सिराजुद्दौला के संदर्भ में देखा जाए तो घर में भी षड्यंत्र चल रहा है, बाहर भी षड्यंत्र चल रहा है। इसके लिए बहुत संघर्ष का टाइम है, और इसी टाइम में अंग्रेज़ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए वो क्या करते हैं। पलासी युद्ध होगा, लेकिन उसका कुछ कारण होगा, यही सब कारण जो होगा युद्ध का कारण बनेगा। तो युद्ध का कारण क्या होगा, आइए देखते हैं। एक हमने कल देखा था दस्तक का प्रयोग। दस्तक एक पास है, ट्रेड के लिए एक पास दिया जाता है। तो फर्रुखसियर 1717 में देता है इसको, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मैग्ना कार्टा कहती है। तो उस जो पास था उसको सिराजुद्दौला भी दिया था। सिराजुद्दौला के टाइम में वो पास था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन वह पास को यह गलत उपयोग करते हैं। जिसको मन करता था उसको देते थे, जिसको मन करता था नहीं देते थे। साथ में इनको जहाँ मन करता था अपना किलाबंदी कर लेते थे, तो कहीं भी किलाबंदी कर लेते थे। तो इससे भी नवाब जो था नाखुश था इनसे। साथ में अगर और बात करें तो एक बार ये हुआ कि इनके बारे में जो दस्तक और पास का दुरुपयोग करते थे, तो जो नवाब के जो व्यापारी थे वो बहुत मतलब व्यापार में उनको नुकसान होता था। तो ये व्यापारी जाके सिराजुद्दौला से कंप्लेन किए। सिराजुद्दौला गुस्सा में आके जितना ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस था या जो भी इनका ऑफिस था या किलेबंदी वगैरह जहाँ जहाँ किए थे, सब पे वो अपना कब्जा कर लिया। और अंग्रेज़ों को भागना पड़ा, और अंग्रेज़ डर के मारे भागे। और यहाँ से भागते हैं फुल्टा द्वीप। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फुल्टा द्वीप है कहाँ पे। यह बंगाल के साउथ में देखते हैं तो यह है आपको हुगली नदी पे। हुगली नदी पे फुल्टा द्वीप है। यहीं पे भाग के शरण लेते हैं, और जैसे शरण लेते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब ये कुछ होता है तो तुरंत ये आते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और ये सारी घटना इनका हो जाता है। ये ट्रीटी अभी भी हो गए, उसको आगे थोड़ा सा देखेंगे। यही फोर्ट विलियम पे नवाब अपना कब्जा कर लेता है। इनके फोर्ट विलियम पे नवाब अपना कब्जा कर लेगा, और यही जब फोर्ट विलियम पे कब्जा करेगा तो कुछ लोगों को बंदी बना लेगा। और एक ब्लैक होल की घटना कहा जाता है इसको, ब्लैक होल। जब फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेगा तो 146 लोग होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ब्लैक होल, यही है, मतलब दोनों सेम ही है। जब फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेगा तो नवाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के 146 लोगों को अपने बंदी बना लेगा, पकड़ लेगा, और एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को रात भर के लिए बंद करेगा। और जब सुबह में खोलेगा तो मात्र उसमें से 23 लोग जिंदा बचेंगे, बाकी लोग रात भर में उस कमरे में गर्मी के चलते जो भी कहें उसमें मर जाएगा। एक मनगढ़ंत कहानी है, कुछ हिस्टोरियन इसे कहते हैं कि यह मनगढ़ंत है, और इसमें से 23 में से जो एक बचेगा इसी का नाम है हालवेल, और यही इस घटना को कहा है। ठीक है, यही हालवेल कहा है। तो हालवेल की घटना भी कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना भी यही है।
और फोर्ट विलियम नवाब के बाद ये सब होता है। तो यह जो है हिस्टोरियन इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, तो यह उतना सही नहीं है। ठीक है, अब कितना सही है कि नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में इसका कुछ प्रूफ नहीं है। यह सब कारण था, नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ लड़ाई पहले ही हो रही थी, मनमुटाव हो रही थी, यही कारण बनती है प्लासी की लड़ाई का। आगे देखते हैं। तो मैंने ऊपर बताया था कि जैसे फुल्टा द्वीप भागते हैं और फुल्टा द्वीप से जब वापस आते हैं तो ये नवाब को खुश करने के लिए ये अलीनगर की संधि कर लेते हैं, और अलीनगर की संधि कब होता है? 1757 में होता है। आप याद रखेंगे, ये अलीनगर की जो संधि है, यह एग्ज़ाम में जब क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें दे देता अलीनगर की संधि, आगे हम पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि और प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें होता है कि फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा। तो आप अलीनगर की संधि याद रखेंगे, 1757 में हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इतना हो गया। अब देखिए, अंग्रेज़ों को इतना पता है कि अगर हम सिराजुद्दौला से डायरेक्ट लड़ाई करते हैं तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वह षड्यंत्र करते हैं। अब षड्यंत्र क्या करते हैं, यह बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका जो सेनापति है, देखिए राजा कौन है? सिराजुद्दौला। राजा कहें या नवाब कहें, बादशाह में। इसका जो सेनापति है, इसका नाम है मीर जाफ़र, जो आगे चल के राजा बनेगा, मीर जाफ़र। अब ये क्या करेंगे, मीर जाफ़र को कहेंगे कि तुमको हम राजा बना देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मीर जाफ़र को अपने में मिला देगी और उसको ये कहेगी कि तुम हमारे पक्ष में लड़ो और हम तुमको राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे बंगाल का। अब मीर जाफ़र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाएगा। अब सोचिए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो और भारत का जो ब्रिगेडियर हो या कमांडर हो या चीफ आर्मी चीफ जो भी हो, वह पाकिस्तान से मिल जाए तो भारत कभी जीत सकता है? वही कंडीशन इसके साथ हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मीर जाफ़र को अपने पक्ष में कर रही। साथ में इतना ही नहीं, आगे देखिए, आगे जो है एक तो इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, ये रहती थी बंगाल में, राजा के महल में रहती थी, सिराजुद्दौला के घर में रहती थी, और ये जो है ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गई। अब बताइए, घर में ही आपके जासूस बैठा है, तो फिर आप जो षड्यंत्र बनाइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल ही जाएगी। दूसरा, कुछ बैंकर थे, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ बैंकर थे, अधिकारी थे, और इसमें कुछ नाम आता है आपको, मलिक चंद, जगत सेठ और अमीन चंद। ये सब जो थे धनाढ़ लोग थे, व्यापारी थे, और बंगाल के जो अच्छे अच्छे लोग थे जिनकी पकड़ थी राज परिवार में, ये लोग किंग मेकर का काम करते राजा बनवाने में। ये सब को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सपोर्ट में कर रही। मतलब जो सिराजुद्दौला है वह इसको पता ही नहीं है और सब लोग इसके खिलाफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये तो षड्यंत्र हो गया। अब लड़ाई होगा, लड़ाई होगा तो सिराजुद्दौला तो समझेगा कि ये जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, शहर के बड़े बड़े लोग हैं, ये राजा का समर्थन करेंगे। सेनापति तो समर्थन में ही रहेगा, लेकिन सारे लोग बिक चुके हैं। अब जब लड़ाई होगा तब देखिए क्या कंडीशन होगा। अब प्लासी का मैदान सज गया है, लड़ाई स्टार्ट हो रहा है। तो लड़ाई जब शुरू होगा तो बंगाल की सेना एक तरफ है, बंगाल का सेना करेगा, नेतृत्व करेगा मीर जाफ़र, और ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का सेनापति कौन है? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और प्लासी है कहाँ पे? कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह है बंगाल में भागीरथी नदी के तट पे। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पे है, बंगाल में एक जगह है प्लासी। बंगाल का जो नवाब है इसका सेनापति है मीर जाफ़र और ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति है लॉर्ड क्लाइव।
लगभग इसके पास 40 से 50 हज़ार सेना है। और अगर देखते हैं लॉर्ड क्लाइव के पास, इसके पास मात्र 2200 सैनिक हैं। सोचिए कितना का अंतर है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या होगा, सेनापति जो है मीर जाफ़र किसी तरह सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि से, मतलब पलासी के मैदान से भगा देगा। और कहा जाता है कि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को पलासी के मैदान से गलत सूचना देके उसको भगा दिया। अब बताइए, जब राजा ही नहीं रहेगा मैदान में और सेनापति बिक ही गया है, तो जैसे सिराजुद्दौला मैदान छोड़ के भागता है, मतलब गलत सूचना दिया कि हम लोग हार रहे हैं, सिराजुद्दौला घबरा के मैदान छोड़ के भागा। और जब ये मैदान छोड़ के भाग गया तो मीर जाफ़र अपने आप को, सेनापति वहीं था और राजा था ही नहीं मैदान में, तो सेनापति घोषित कर दिया कि अंग्रेज जीत गए और हम हार गए। तो एक तरीके से कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि जो पलासी की लड़ाई है वो लड़ाई था ही नहीं, महज एक षड्यंत्र था। और वास्तव में षड्यंत्र था ही, लड़ाई हुआ ही नहीं। लड़ाई होने से पहले ही मीर जाफ़र झूठ बोला सिराजुद्दौला को। और जब सेनापति पे विश्वास तो होगा ही राजा को, सेनापति झूठ बोल के राजा को मैदान छुड़ा दिया। और जब राजा मैदान छोड़ दिया तो सेनापति ने डिक्लेयर कर दिया कि हम हार गए। जबकि अगर आप देखें तो 40 से 50 हज़ार सेना इसके पास है और इसके पास मात्र 2200 सेना थी। और लॉर्ड क्लाइव किसी भी तरह नहीं जीत पाता, क्योंकि मीर जाफ़र सेनापति बहुत अच्छा था और सिराजुद्दौला भी बहुत अच्छे मतलब शासक था और लड़ाई करता था। लेकिन यह षड्यंत्र था, अंग्रेज यहाँ पे जीत गए और जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला वह हार गया। यह सबके पीछे कारण यही था कि मीर जाफ़र को खुद में नवाब बनना था। इसको पता था कि हम नवाब तभी बनेंगे जब लॉर्ड क्लाइव जीतेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगा। अब मीर जाफ़र नवाब बनेगा और कंडीशन क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, पलासी युद्ध अब हो गया है। अब युद्ध का कुछ परिणाम हम देख लेते हैं। युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी तो इसका क्या असर होगा। असर ये होगा कि देखिए, कुछ राजनीतिक परिणाम हम देखते हैं। राजनीतिक परिणाम तो ये होगा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह किंग मेकर के रूप में आ जाएगी। हमने देखा था कि मुगलों के टाइम से यह राजा को खुश करते थे, गिफ्ट देते थे, उनको तरह तरह से उन जो पसंद आता था राजा को काम करते थे कि राजा खुश होगा तो हमको थोड़ा सा व्यापार करने की इजाज़त देगा। लेकिन यह अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि मीर जाफ़र को यह राजा बनाते हैं। यह अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब बताइए, जब राजा यहीं बना रहे हैं तो बंगाल पे शासन भी इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं का हो गया, ठीक है। दूसरा इनका आर्थिक कारण ये होगा कि आर्थिक कारण, अब इनको फ्री ट्रेड मिला। जब मीर जाफ़र राजा बनेगा तो पूरा बंगाल में इनको फ्री ट्रेड करने की इजाज़त दे देगा। पहले हमने देखा था कि वो 300 और 5000 कुछ पाउंड वगैरह दे के 1 साल का खरीदते थे व्यापार करने का पास। अब इनको वो भी नहीं देना है। अब यह फ्री ट्रेड करेंगे। बंगाल में इनको कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना है, पूरा फ्री ट्रेड करेंगे। और बंगाल का एक जगह है 24 परगना, सबसे इम्पोर्टेंट जगह था उस समय, मतलब यहीं से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता था। और यह जो मीर जाफ़र था खुश होके यह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, तो इसका टैक्स भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करने लगी। यहाँ से इनको काफ़ी धन मिला, जिनकी इनकी संभावना भी नहीं थी, जो ये सोच भी नहीं सकते थे इतना धन इनको मिला। अब जब इतना पैसा मिला तो क्या किए, पहले एक व्यापार जो करते थे, मानते हैं इंडिया में व्यापार करने के लिए कुछ खरीदेंगे तब तो भेजेंगे, मतलब यहाँ पे लंदन से आते थे और यहाँ से मसाला वगैरह लेके जाते थे, तो मसाला खरीदने के लिए आपको पैसा लेके आना पड़ेगा ना लंदन से, या सोना चांदी लेके आना पड़ेगा। पैसा तो नहीं था उसमें, सोना चांदी लेके आना पड़ता था।
लेकिन अब ये क्या करते हैं ना, पैसा सोना चांदी कुछ यहाँ से नहीं लाना है, यहीं पे व्यापार करते थे और यहाँ के पैसे से ही सामान खरीदते थे और उसको ले जाकर लंदन बेचते थे। अब सोचिए, जो ये सामान खरीद रहे हैं पैसा तो भारत का है, अब लंदन में उजा रहा है तो पूरा तो फ्री, इनका तो एक भी रुपया नहीं लगा। और जो वास्को डी गामा को हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जब जाके यूरोप में सामान बेचता है तो 60 गुना कमा रहा है, मतलब लागत का 60 गुना कमा रहा है। अगर 1 रुपया लगा रहा है तो 60 रुपये कमा रहा है। और ये जो है 60 रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन जो 1 रुपया लग रहा है वो भी इंडिया का लग रहा है, इनका नहीं लग रहा है। मतलब इन वास्को डी गामा जो है 60 गुना कमा रहा है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अब इनका जो ट्रेड है ना बहुत ज़्यादा विकास कर गया और इनको इतना पैसा मिला जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि पैसा बोलता है। जब इनके पास पैसा हो गया तो ये क्या करेंगे, चाइना के पास पैसा ज़्यादा, अमेरिका के पास पैसा ज़्यादा, तो क्या करता है, मिलिट्री पे ज़्यादा काम करता है। इनका मिलिट्री अब बड़ा हो जाएगा और जब मिलिट्री बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। और यही कारण है जिसका मिलिट्री ज़्यादा, जिसका इकोनॉमी बड़ा, वो आज भी बड़ा है और उस समय भी बड़ा होता था। यही सब कारण है। ये मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी की लड़ाई में जीत जाती है तो यही सब कारण होता है और ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप देखेंगे कि उसके बाद मतलब इनसे कोई कंपनी टकरा नहीं सकती है। जो फ्रेंच कंपनी है या जो भी है, अब फ्रेंच तो ख़त्म ही हो गए हैं अगर हम देखें तो यहीं आज प्लासी की लड़ाई ख़त्म करके यहीं आज क्लास ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर में हम देखेंगे बक्सर की लड़ाई देखेंगे जो होगा 1764 में। और यह जो कहा जाता है वास्तव में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यही लड़ाई से होगा। और देखिए, अब हम प्रॉपर मॉडर्न इंडिया में धीरे धीरे इंटर कर गए हैं। कल तक जो हमने पढ़ा था वो मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया का बीच का कुछ फेज होता है वो हमने कर रहा था। अब हम लोग 1757 के बाद पूरा कोर मॉडर्न इंडिया होता है, अब हम यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। 1764 हम कल देखेंगे। तो कल हमने शुरुआत में हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कुछ टॉपिक है जैसे करंट अफेयर का। तो देखिए, करंट अफेयर में बहुत लोगों को डाउट है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आपका जो एग्ज़ाम है मान के चलिए जुलाई में होगा तो पेपर इसका सेट अब होगा, लगभग जून में होगा। जून में पेपर सेट होगा तो मान के चलिए कि मई तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। लेकिन पीछे कब तक का पढ़ें तो हम आपको बताएंगे कि मई 2022 तक तो पढ़ेंगे आप जनवरी 2021 से पढ़ें। क्योंकि देखिए, पेपर का जो ट्रेंड है बहुत पिछले साल से पूछ रहा है, तो 2020 में पढ़ना जाए कि उतना मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी है। मैं कह दूँ 4 साल का पढ़िए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जनवरी 2021 से पढ़िए और अभी टाइम भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाकर थोड़ा सा देख लें। मैंने पहले ही बताया था कि जो पोर्शन अभी आपका कमज़ोर है, अभी वक्त है, उस पोर्शन को आप कर सकते हैं। तो जनवरी 2021 से मई 2022 तक आप करिए, इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। बाकी एक कोई पूछा था कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के बारे में, मेंस के बारे में कुछ बताने के लिए। तो देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेंस के बारे में अभी आप सोचना बंद कर दीजिए। आपको लग रहा होगा कि हम मेंस पढ़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देखिए जुलाई में है, ठीक है। तो जून में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आएगा इसका। अगर आप अभी से मानते हैं मेंस की तैयारी करेंगे भी, तो एक सप्ताह अब बचा है मई, अभी 15 दिन आप पढ़ेंगे मेंस के लिए, तब तक आपको पता चलेगा कि अरे प्रीलिम्स का डेट आ गया। 1 महीना प्रीलिम्स या 1.5 महीना प्रीलिम्स है, तो फिर वहाँ पे आपको पैनिक कंडीशन हो जाएगा। तो 15 दिन आपका मेंस कंप्लीट भी नहीं होगा और जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो फिर आप पैनिक हो जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया है अभी प्रीलिम्स पर फोकस करिए। और देखिए, एग्ज़ाम अगर जुलाई में होगा तो आपके पास कितना दिन टाइम है, मई ख़त्म है, 1 सप्ताह है, मान लीजिए 7 दिन है, जून का 30 दिन और जुलाई में मान लेते हैं 15 दिन होगा। मैक्सिमम आपके पास 55 दिन से 60 दिन, 2 महीना है। और 2 महीना जो टाइम होता है, जो लोग हर साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है ना, वो भी 2 महीने के टाइम में सब कुछ छोड़ छाड़ के
प्री की तैयारी में लग जाता है। और आपको कौन ज्ञान दे दिया कि अभी मेंस की तैयारी में लगिए? तो ये अभी जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रीलिम्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 6 लाख की भीड़ है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, 2 एग्ज़ाम लेके बीपीएससी ने साबित कर दिया है कि हम जो प्रीलिम्स अब लेने वाले हैं पहले की तरह नहीं है, लूसेंट टाइप नहीं है। अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड का पूछेंगे। और एक पेपर का कटिंग मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, उसमें ये भी कहा है बीपीएससी कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और वह कमेटी तय करेगी कि बीपीएससी का जो पेपर हो यूपीएससी के पैटर्न पे कैसे लिया जाए। तो बीपीएससी फुल मूड में है कि अपने पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा रही है। 2 बार आपको दिखा चुकी है, 67th बीपीएससी और सीडीपीओ में दिखा चुकी है, और कमेटी भी बना रही है। तो प्रीलिम्स को हल्के में बिल्कुल ही मत लीजिए। अगर आपको 105 प्लस लाना है, आप जनरल में अगर इतना लाना है, बाकी आप जिस कैटेगरी में होंगे अपना उस हिसाब से बना लेंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 2 महीना जान धुन के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा हल्के में लेंगे तो मेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कहिए तो हम आपको इंटरव्यू का भी स्ट्रेटजी बता देंगे, लेकिन वो आपके काम का नहीं आएगा। और देखिए, गलत राय देना हमें नहीं आता है। कुछ लोग आपको मेंस का स्ट्रेटजी दिया होगा, बहुत सारे कोचिंग चला रहे हैं, तो फिर अगर वो मेंस की स्ट्रेटजी आपको कुछ लोग कहता है कि प्री कम मेंस पढ़िए, प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़िए। अरे भाई, एक तब पढ़ा जाता है ना जब एग्ज़ाम कम से कम 10 महीना हो, 6 से 10 महीना जब आगे होता है तब ये सब स्ट्रेटजी लाया जाता है। जब एग्ज़ाम 2 महीना होता है ना, तब सिर्फ प्री का स्ट्रेटजी लाया जाता है। तो अभी जो भी आपको कह रहा है ना कि प्री कम मेंस पढ़िए और मेंस का टेस्ट सीरीज दीजिए, वो आपको मूर्ख बना रहा है और आप उसमें मत आइए। अगर वो प्री कम मेंस समझाएगा नहीं तो फिर आप उसके मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ या मटेरियल खरीदिएगा कैसे? और दूसरी बात, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ सिलेबस का। GS 1 का जो सिलेबस है उसमें आपको हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, और GS 2 में है पॉलिटी और इकोनॉमी और थोड़ा सा यही सब IR वगैरह है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम जो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, कर्नाटक वार आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आप प्लासी का हम वार पढ़ाएं, तो प्लासी में जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, जैसे प्लासी के युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, यह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। लेकिन प्लासी के युद्ध के कारण क्या था, बंगाल का प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं थे, एक षड्यंत्र था, ये सब जो क्वेश्चन है यह मेंस का क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आपको जो पढ़ाया जा रहा है सोलर सिस्टम वगैरह, बिग बैंग थ्योरी वगैरह सब पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं और यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मेंस में बनते हैं। तो अगर आपका प्रीलिम्स का फंडा कंप्लीट है तो मेंस में आपको कोई नहीं रोक सकता। मेंस में 2 चीज़ ऐड हो जाती है, एक तो करेंट और प्लस बिहार इसमें जुड़ जाता है, बिहार स्पेशल, जो थोड़ा सा आपको लिखने का प्रोस्पेक्टिव देने के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है। पॉलिटी में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ना है, प्रीएम्बल पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, तो यही सब तो टॉपिक मेंस में ही पढ़ना है। देखिए, टॉपिक सारा ही पेपर 1 का कहिए, पेपर 2 का कहिए, आप जो प्रीलिम्स में GS का सिलेबस पढ़ते हैं सारा सेम है, बस अंतर यही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है। तो हम कहेंगे कि आप सबसे बढ़िया होगा अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, बिहार स्पेशल पढ़ें, करंट पढ़ें, जो भी पढ़ें डिटेल में पढ़ें और प्रीलिम्स पर पूरा फोकस दें, 100% अटेंशन दें। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो प्रीलिम्स को अब एकदम मतलब थोड़ा सा भी कम ना कि पहले वाला स्थिति नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ऊपर में ऑप्शन ई का अलग नौटंकी है, और बीपीएससी जब आंसर की देता है तो कुछ का कुछ कर लेता है। तो अगर कट ऑफ 100 जाएगा तो आपको कम से कम 103-4 लाना पड़ेगा, तब 3-4 क्वेश्चन तो बीपीएससी भी गलत देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी मेंस का भूत जो आप पे सवार हुआ है दिमाग से निकाल दीजिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं डिटेल में समझा दूंगा वीडियो में, चैट में लिखने से सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो आप प्रीलिम्स में लग जाइए, अच्छा रहेगा, और मेंस वगैरह को भूल जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम बक्सर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।